जय हिंद फ्रेंड्स। तो अश्वमेध की धारा की अगली कड़ी मैं अपने सभी मित्रों से क्षमा चाहता हूं कि अश्वमेध की धारा में कुछ विलंब आ गया, लेकिन अब ये धारा ईश्वर के आशीर्वाद से आधुनिक इतिहास का प्रसंग खत्म कर कर ही आगे बढ़ेगी। बड़े सारे मित्रों का मैसेज और बड़े सारे मित्रों का निवेदन चारों तरफ रहा कि अश्वमेध की धारा को शुरू किया जाए। हालांकि उस धारा की शुरुआत हुई ही इसीलिए है कि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बाहर नहीं आ सकते हैं, उन्हें भी पढ़ने का एक तरीका पता चले, उन्हें भी परीक्षा का एक तरीका पता चले। इसलिए बहुत सारी चीजों को मैं अपने चैनल पर इसीलिए डाल देता हूं कि जैसे अभी आंसर राइटिंग फॉर्मेट और आंसर कीवर्ड्स पिछले 2-3 दिनों में मैंने उसे अपलोड करवाया कि आप लोग वहां से अपना लाभ लेते रहें। तो अश्वमेध की धारा में हम जिस आदमी पर आकर रुके थे वो था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान 1782 से 1799, 1782 से 1799। 1782 से 1799 18वीं शताब्दी के महानतम शासकों में से एक। मैं हमेशा आपसे ये कहा हूं, इस बात पर आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैं आपसे हमेशा ये कहा हूं कि इतिहास 2 वर्ग के लिए लिखा जाता है। एक आम आदमी के लिए लिखा जाता है, एक शाही वर्ग के लिए लिखा जाता है। आम वर्ग के लिए जो इतिहास लिखा जाता है उस इतिहास का उद्देश्य होता है एक विशेष प्रकार की मनोभावना को तैयार करना, और ये सभी करते हैं। जो भी सत्ता में आता है, ऐसा नहीं कोई एक विशेष दल करता है, सब करते हैं। सब ये कहना कि ये फलाना दल ऐसा कर रहा है, ये दल ऐसा कर रहा है, वो राजनीति ना सब करते हैं। इतिहास एक ऐसा विषय है जो 2 वर्ग के लिए लिखा जाता है, एक आम आदमी के लिए, और आम आदमी के लिए जो लिखा जाता है उसका उद्देश्य होता है कि एक विशेष प्रकार की मनोभावना, एक विशेष प्रकार के विचारधारा को तैयार करना। सत्ता ने हमेशा शिक्षा को अपना गुलाम बनाकर रखा, हमेशा। बहुत भाग्यशाली रहे दुनिया में जिनको एक अनबायस्ड शिक्षा मिली। बहुत भाग्यशाली रहे, बहुत अति भाग्यशाली। वो दुनिया में अति भाग्यशाली लोग हैं जिनको अनबायस्ड शिक्षा मिलती है। वो दुनिया के सबसे भाग्यशाली लोग हैं। तो मैंने कहा इतिहास 2 वर्ग के लिए लिखा, एक आम आदमी के लिए, एक शाही वर्ग के लिए। शाही वर्ग के लिए इतिहास क्या है? संदेश। और आम आदमी के लिए इतिहास क्या है? एक मनोभाव। तभी तो औरंगजेब, आम आदमी, आम हिंदू के लिए औरंगजेब एक विलन है, आम मुसलमान के लिए औरंगजेब एक सुपरस्टार है। लेकिन आपको इन सारी चीजों से हटकर आपको निरपेक्ष भाव से इतिहास को देखना है। तो 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई द्वितीय मैसूर युद्ध, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के समय, और फिर टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा। और टीपू सुल्तान 18वीं शताब्दी का एक महानतम शासक, महानतम। और ये जो शब्द है महानतम शासक, महानता जन्म लेती है समझदारी से। और अगर यह समझदारी किसी स्कूल में मिलती, किसी कॉलेज में मिलती, किसी विश्वविद्यालय में मिलती, किसी मॉल में मिलती, तो शाही वर्ग हमेशा शाही रहता। अशोक महान है, उसको समझ में आता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी 2000 साल पहले। अकबर महान है, चाणक्य महान नहीं है, चाणक्य विद्वान है, अशोक महान है। महानता का जो आधार स्तंभ है वो समझदारी है। पिछले 30 साल में 30 साल
पिछले 30 साल में भारत में शिक्षा का उद्देश्य था शिक्षा का उद्देश्य है जागृत करना। लेकिन पिछले 30 साल में जो शिक्षा का भारत में उद्देश्य था, स्टडी टू बिकम सर्वेंट। और आज देखो भारत की जनमानस कहां पहुंच गई। और अगर भारत की जनमानस की दशा देखना है तो भारत के संसद में मौजूद सदस्यों को देख लो, 70%, 80% वोट तो हम ही कर रहे हैं ना। और शासकों को पढ़ने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, P = P, पॉलिसी विल डिपेंड अपॉन प्रायोरिटी। जो भी शासक प्राथमिकता को समझेगा, यह बहुत बड़ा लॉ है जीवन में, जो भी शासक प्राथमिकता को समझेगा, प्राथमिकता, जो भी व्यक्ति जीवन में प्राथमिकता को समझेगा कि मेरे जीवन में पहली प्रायोरिटी क्या है, अब किसी भी साम्राज्य, किसी भी राज्य की जो ताकत है वो किस पे डिपेंड करेगी? इकोनॉमी पे, अर्थव्यवस्था पे। तो आइए देखते हैं कि टीपू ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में क्या क्या किया। इतने शानदार शानदार कदम उठाए इस आदमी ने। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार में जो इसका पहला निशाना था वो था कृषि, एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में इसने एक बड़ा प्यारे सिद्धांत का वर्णन किया, इंड्यूसमेंट कम कंपल्शन। आप बीएल ग्रोवर में देखिएगा इसको हिंदी में क्या लिखा है, इंड्यूसमेंट कम कंपल्शन। बीएल ग्रोवर में पेज नंबर 101, यह मैं बीएल ग्रोवर से पढ़ा रहा हूं टीपू सुल्तान। आप क्लास के बाद इसे बीएल ग्रोवर से फिर से रिवाइज करिएगा तो आपको सारे तथ्य समझ में आएंगे। कृषि में जो इसने सबसे पहला कदम उठाया वो था इंड्यूसमेंट कम कंपल्शन। जबरदस्त कदम। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जनता की मुख्य आय का स्रोत कृषि, राज्य की मुख्य आय का स्रोत कृषि, एग्रीकल्चर द मेन सोर्स ऑफ इनकम, मेन सोर्स ऑफ इनकम किसका? लोगों का, पीपल का। और मेन सोर्स ऑफ इनकम किसका? स्टेट का। बड़ी शानदार पॉलिसी लगाई इसने, इंड्यूसमेंट कम कंपल्शन। और इस पॉलिसी के अंतर्गत इसने क्या किया, आमिल, जो अधिकारी था आमिल, उसको इसने इस पॉलिसी का इंचार्ज बनाया, इंड्यूसमेंट कम कंपल्शन का। सुनिएगा, अब मेरे पास 50 बीघा खेत है, लेकिन मेरे पास पूंजी नहीं है कि मैं 50 बीघे में खेती कर सकूं। अवध ओझा के पास 50 बीघा खेत, 50 बीघा, बट अवध ओझा इज लैकिंग इनपुट. So when Awadh Oja is lacking input, it is loss for Awadh Oja and the state. अब अवध ओझा के पास 50 बीघा खेत है, लेकिन अवध ओझा 50 बीघे में खेती करने की पूंजी नहीं है, तो ये लॉस अवध ओझा को भी है, ये लॉस राज्य को भी है. अब अवध ओझा सिर्फ 5 बीघे खेत में खेती करते हैं, 45 बीघा खाली पड़ा हुआ है. तो इस पॉलिसी के अंतर्गत टीपू ने कहा कि राज्य, स्टेट लोन प्रदान करेगा, तक का भी लोन प्रदान करेगा. तो अवध ओझा को पूरे 50 बीघे में खेती करने के लिए राज्य आर्थिक सहायता देगा. समझना इस बात को. अवध ओझा के पास 50 बीघा खेत है, लेकिन वो पूंजी नहीं है कि पूरे 50 बीघे में खेती करे, वो सिर्फ 5 बीघे में खेती करता है, 45 बीघा खाली पड़ा हुआ है. तो इंड्यूसमेंट कम कंपल्शन में टीपू सुल्तान कहता है कि अवध ओझा को स्टेट लोन देगा कि तुम पूरे 50 बीघे में खेती करो.
और अवध ओझा ने 50 बीघे में खेती करने का लोन लिया सरकार से। तो जब अवध ओझा ने 50 बीघे में खेती की तो अवध ओझा का भी फायदा हुआ और स्टेट का भी फायदा हुआ। अवध ओझा की भी इनकम बढ़ी, स्टेट की भी इनकम बढ़ी। लेकिन अगर लोन लेने के बाद किसी कारणवश अवध ओझा ने 50 बीघे का लोन लिया लेकिन खेती की सिर्फ 30 बीघे में, तो टैक्स पूरे 50 बीघे पे लिया जाएगा, कारण कुछ भी हो। इसको कहा गया इंड्यूसमेंट कम कंपल्शन। और इसका परिणाम यह रहा कि कृषि के आय में वृद्धि हुई। और कृषि के आय में वृद्धि हुई तो किसान भी धनी हुआ और राज्य भी धनी हुआ। कृषि में उसने जो दूसरा काम किया, जागीरदारी व्यवस्था को खत्म कर दिया। बड़ा टीपू के ऊपर बड़ा जागीरदारी व्यवस्था, जागीरदारी सिस्टम को अंत कर दिया, फिनिश। टीपू की रैयतवारी व्यवस्था रही, किसानों से सीधा संबंध। जागीरदारी व्यवस्था अंत, रैयतवारी व्यवस्था, रैयतवारी, उसने रैयतवारी व्यवस्था का वर्णन किया, किसानों से सीधा संबंध, रैयतवारी। उसने रैयतवारी सिस्टम का वर्णन किया। जितनी भी इनाम जमीनें थी, इनाम, मंदिर को, मस्जिद को, वक्फ को, सब वापस ले लिया उसने। इनाम लैंड्स जो भी ग्रांट्स के रूप में दी गई थी, सबको रिटर्न कर लिया, वापस ले लिया। जो जमींदार थे, पॉलीगार जो जमींदार थे, उनके विशेषाधिकार छीन लिए। पॉलीगारों के विशेषाधिकार छीन लिए। यानी हर तरफ से किसान को मजबूत करने, उसको पता था कि अगर कृषक मजबूत होगा तो राज्य मजबूत होगा। मैसूर के इतिहास में अब जिसके भी भूमि संबंधित अधिकार छीनोगे तो वो विरोध करेगा, तो तुम उसे मारोगे। अब जब तुम उसे मारोगे तो उस घटना को किसी भी तरह से पेश किया जा सकता है। खैर, उस पर हमें नहीं जाना है। कृषि सुधार में सबसे बड़ा काम उसने किया, पॉलिसी ऑफ इंड्यूसमेंट कम कंपल्शन। यह बहुत बड़ा सुधार था, इंड्यूसमेंट कम कंपल्शन। दूसरा काम उसने किया कृषि सुधार में, जागीरदारी व्यवस्था का अंत किया, रैयतवारी सिस्टम का उल्लंघन किया, किसानों से सीधा संबंध, सीधा, कोई भी चौलिया नहीं। जो इनाम भूमि थी, जो मंदिर को दान दी गई थी, मस्जिद को दान दी गई थी, वक्फ को दान, वो सब वापस ले लिया। और पॉलीगार जो जमींदार थे लोकल, उनके विशेषाधिकार छीन लिए। ये तो था कृषि सुधार। दूसरा बी, कमर्शियल बोर्ड, वाणिज्यिक बोर्ड की स्थापना की। कमर्शियल बोर्ड की स्थापना की। कमर्शियल, स्टेट को बिजनेसमैन बना दिया। कमर्शियल बोर्ड की स्थापना की और मैसूर के जो विशेष वस्तुएं थी, चंदन, सैंडलवुड, बीटल नट, आइवरी,
पेपर, इसका जो एक्सपोर्ट था उस पर मोनोपोली कर ली। तो की वस्तुएं थी, की चंदन, बीटलवुड, सैंडलवुड, सुपारी, हाथी दांत, काले मिर्च, बुलियंस, सोना और चांदी, उसके निर्यात पर एक अधिकार कि स्टेट एक्सपोर्ट करेगा, उसके निर्यात पर एक अधिकार कर लिया। और काली मिर्च और सैंडलवुड जो इंटरनल ट्रेड था, इंटरनल ट्रेड, उसमें भी पेपर और सैंडलवुड में मोनोपोली ले ली। गौर से देखना इस डायग्राम को, तब तुम्हें समझ में आएगा कि अंग्रेज टीपू के पीछे क्यों पड़ गए। यही सद्दाम हुसैन ने भी किया कि ऑयल की कीमत मैं इंडिपेंडेंटली निर्धारित करूंगा और यूरो में करूंगा। अबे यूरो में करोगे तो अमेरिकन डॉलर कमजोर हो जाएगा, और अमेरिकन डॉलर कमजोर हो जाएगा तो अमेरिका कमजोर हो जाएगा। देखो, कमर्शियल बोर्ड की स्थापना की और मैसूर की जो विशेष वस्तुएं थी, सैंडलवुड, चंदन, बीटलनट, सुपारी, हाथी दांत, काली मिर्च, सोना चांदी, उसके निर्यात पर स्टेट का एक अधिकार, एक्सपोर्ट मोनोपोली, एक्सपोर्ट मोनोपोली ऑन दीज गुड्स। और पेपर और चंदन के आंतरिक व्यापार में मोनोपोली। अब वो चाहे पोर्चुगीज हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे डच हो, ये सारी वस्तुएं वो किससे खरीदेंगे? स्टेट से। स्टेट बिकेम द ट्रेडर, स्टेट बिकेम द ट्रेडर एंड स्टेट बिकेम द सिंक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। और मैसूर का खजाना सोने और चांदी से भरा जाने लगा। राज्य को व्यापारी बना दिया। अब काली मिर्च का जो आंतरिक व्यापार है वो स्टेट के हाथ में है। तो काली मिर्च सबसे ज्यादा डिमांड यूरोप में है। तो अब अगर पुर्तगाली काली मिर्च खरीदेगा तो राज्य से खरीदेगा। पुर्तगाली कहेगा मैं 10 रुपए किलो लूंगा, फ्रांसीसी कहेगा मैं 15 दे रहा हूं, अंग्रेज कह रहा मैं 20 दे रहा हूं। तो ये सारा फायदा कहां जाएगा? राज्य की तिजोरी में। समझो, सोचो, उधर कृषि को मजबूत किया, इधर राज्य को ट्रेडर बना दिया। मैसूर का खजाना सोने और चांदी से भरने लगा। फिर उसने कंपनी बनाई, ट्रेडिंग कंपनी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, जैसे यूरोपीय देशों ने अपनी कंपनी बनाई, ऐसे इसने भी अपनी कंपनियां बनाई, ट्रेडिंग कंपनियां बनाई। और इन ट्रेडिंग कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव को भेजा कहां? पेगू, टर्की, फ्रांस, अफगानिस्तान। व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन देने के लिए। और ये सब अंग्रेजों के दुश्मन। अंग्रेजों ने कहा भैया कुछ व्यापार हमसे भी कर लो। हाँ बोला, ये लोग थोड़ा अच्छे व्यापारी इसलिए कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तीसरा, चौथा काम उसने किया, मॉडर्न फैक्ट्रीज। आज देखो यूपी की हालत, आज देखो बिहार की हालत। यूपी और बिहार की कृषि औद्योगिकरण के अभाव में अनाथ पड़ी हुई है। अभी मैं लखनऊ में था 15-20 दिन पहले, तो टीपू सुल्तान पे चर्चा होने लगी। बोले बड़ा बदतमीज शासक था। एक साहब बोले बहुत बदतमीज शासक था। मैंने कहा क्यों, आपके साथ बदतमीजी की? नहीं नहीं, अब वो है बदतमीज था, वो हमने सुना बहुत बहुत बदतमीज था। मैंने कहा सर टीपू सुल्तान को पढ़ लोगे ना,
एनलाइटेंड हो जाओगे। आपसे मैं बहस तो करूंगा नहीं, आप ज्ञानी दिख रहे हैं मुझे। ज्ञानी आज हिंदुस्तान में ज्ञानी कौन? जो बिना साक्ष्य के बोल रहा है, उससे तुम बहस नहीं कर सकते। आज तो हिंदुस्तान में ज्ञानियों की संख्या बढ़ गई ना, बिना साक्ष्य बिना जाने किसी से सुन लिया बोल रहे हैं। और किसी से सुनकर बोलोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। किसी से सुनकर कोई बात बोलोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। एक साहब, शादी हुई, पत्नी अच्छी मिली और पत्नी रोज डेली बॉय अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाती थी। ऐसे 5 साल चलता रहा। तो एक बार उनके मित्र ने उनसे कहा कि यार तुम्हारी बीवी इतनी अच्छी है, तुम्हारी इतना सेवा करती है, इतना बढ़िया खाना बनाती है और सब कुछ करती है, तुम कभी उसकी तारीफ नहीं करते। अरे उन्होंने कहा मैं तारीफ करूंगा वो सर पे चढ़ जाएगी, मैं नहीं करता तारीफ। अरे बोले नहीं यार, कभी कभी पत्नी की तारीफ करनी भी चाहिए। बेचारियां घर चलाती हैं, घर संभालती हैं, तो कभी कभी उनकी तारीफ करनी भी चाहिए। 5 साल बाद बेचारे को एहसास हुआ कि मुझे, दूसरे के कहने पर, कि मुझे पत्नी की तारीफ करनी भी चाहिए। तो शाम को आए और बीवी ने गोभी का पराठा बना रखा था, और जैसे पराठा खा के खत्म किया उन्होंने, वो से खड़े हुए और कहने लगे कि पराठा शानदार, आज तक दुनिया में मैंने ऐसा पराठा ही नहीं खाया। बहुत मारा बीवी ने। पटक कर गिराकर बहुत मार मारा। हस्बैंड ने कहा अरे मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूं, तुम मुझे मार रहे हो। मैं तुम्हारे खाने की तारीफ कर रहा हूं और तुम मुझे मार रहे हो, मार रही हो तो मुझे। तो उसकी पत्नी ने कहा कि 5 साल तक मैं बना के खिलाती रही, कमीने तूने मुझे कुछ कहा नहीं, आज पड़ोसन ने पराठा भेज दिया तो बड़े तारीफ निकल रहे तेरे मुंह से। दूसरे से सुनी गई बातों को फॉलो करना, सुनिए और फिर जांच करिए। मॉडर्न फैक्ट्रीज, मॉडर्न आधुनिक फैक्ट्रियों की स्थापना की, और इस प्रकार एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, कमर्शियल बोर्ड, ट्रेडिंग कंपनीज, और मॉडर्न फैक्ट्रीज, और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म में सबसे प्रमुख स्टेप इंड्यूसमेंट कम कंपल्शन और सामंतवादी संरचना को तोड़ना, फ्यूडल स्ट्रक्चर को खत्म करना। फ्यूडल स्ट्रक्चर को खत्म करना। कमर्शियल बोर्ड में राज्य को व्यापारी बनाना, ट्रेडर। उत्पादन के लिए मॉडर्न फैक्ट्रीज, वेस्ट के पैरामीटर पर ट्रेडिंग कंपनीज, और इस प्रकार टीपू सुल्तान ने मैसूर को एक आर्थिक शक्ति बना दिया।
टीपू सुल्तान ने मैसूर को एक आर्थिक शक्ति बना दिया, इकोनॉमिक पावर। अब ये तुम्हारे लिए मैसेज है। अगर दुनिया में तुम्हें सबसे पहले, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, कई सारे लोग आते हैं। अभी एक साहब हैं बिहार से, वो दिल्ली में है, कहीं रखते हैं, 19 साल उम्र है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, 19 साल उम्र है। तो मैंने उनसे यह कहा कि यार तुम ऐसा करो, अगर कोई संस्था तुम्हारी मदद कर रही है आर्थिक, तो एक बार मदद लो और कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लो। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आप में से बहुत लोगों को यह फील होता है कि मेरे मां बाप बहुत लंबे समय तक मेरी शिक्षा में सहायता नहीं कर पाएंगे, तो आप अपनी प्लान, क्योंकि आर्थिक स्थिरता पर ही बाकी स्थिरताएं निर्भर करेंगी। ये देखो, चाइना इकोनॉमिक पावर बना, फिर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर बना। अमेरिका इकोनॉमिक पावर बना, फिर पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर बना। ब्रिटेन इकोनॉमिक पावर बना, फिर पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर बना। यह सूत्र है। इकोनॉमिक इंपावरमेंट विल लीड टू पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इंपावरमेंट। तो टीपू सुल्तान ने मैसूर को एक आर्थिक शक्ति बना दिया। अंग्रेजों की नजर पड़ रही थी कि यार ये तो बड़ा तगड़ा सोच रहा है, क्योंकि 18वीं शताब्दी का शासक ज्यादातर 2-4 इन्हें गुने शासक हैं 18वीं शताब्दी में, जिनकी आप तारीफ कर सकते हैं। जयसिंह, दो चार, तुम्हारी विचारधारा, तुम्हारी सोच, अंग्रेजों को लग रहा था कि 18वीं शताब्दी के भारत में इस तरह से कौन सोच रहा है यार। उसने मैसूर को एक आर्थिक शक्ति बना दिया, आर्थिक सुधार। फिर उसने किए प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में उसने पहला जो कदम उठाया, ओहो हो शानदार, पाश्चात्य परंपराओं का वर्ण, एक्सेप्टेंस ऑफ वेस्टर्न मेथड्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। पाश्चात्य परंपराओं का वर्ण, पहला भारतीय राजा, लिखिए इस बात को, स्टार बनाइए, पहला भारतीय राजा, पहला भारतीय राजा जिसने पाश्चात्य परंपराओं का वर्ण किया, वेस्टर्न मेथड्स का वर्ण किया। कहां? प्रशासन में। क्या किया? प्रत्येक विभाग, प्रत्येक डिपार्टमेंट में एक बोर्ड बनाया, बोर्ड। पहला भारतीय शासक, पहला भारतीय शासक जिसने एडमिनिस्ट्रेशन में पाश्चात्य परंपराओं का वर्ण किया। तो प्रत्येक विभाग में का एक बोर्ड बनाया, और इस बोर्ड में
इस बोर्ड का एक अध्यक्ष होता था, प्रेसिडेंट, और सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। प्रत्येक विभाग में बोर्ड, उस बोर्ड का एक अध्यक्ष और सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, और किसी भी मुद्दे पर वाद विवाद, डिबेट एंड डिस्कशन। वाद विवाद, किसी भी व्यक्ति को अपना मतभेद, डिसएग्रीमेंट रखने का अधिकार बहुमत से निर्णय, बहुमत से डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी। ये देखो, पहला भारतीय राजा, ऐसे डायग्राम बना के पढ़ो, बीएल ग्रोवर में सब लिखा हुआ है, ऐसे बनाओ ना डायग्राम। पहला भारतीय राजा जिसने पाश्चात्य परंपरा, वेस्टर्न मेथड का वर्णन किया। प्रत्येक विभाग में बोर्ड बनाया, उस बोर्ड का प्रेसिडेंट होता था, उसके सबऑर्डिनेट अधिकारी होते थे, और किसी भी मुद्दे पर, ऑन एवरी इश्यू, डिबेट एंड डिस्कशन। हर व्यक्ति को डिसएग्रीमेंट प्रकट करने का, मतभेद प्रकट करने का अधिकार, डिसीजन ऑन मेजॉरिटी। हालांकि फाइनल डिसीजन was in the hand of king. ये देखो इस डायग्राम को, फाइनल डिसीजन was in the hand of king. अब तो अंग्रेजों को सकपकाना स्वाभाविक था। जब भी तुम कुछ ऐसी अपवाद वाली बातें करने लगते हो, समझदारी की बातें करने लगते हो, तुम्हारे अगल बगल जो शाही तबका है वो तुरंत अलर्ट हो जाता है। ये समाज मूर्खों का बड़ा सम्मान करता है, ये समाज बेहोश लोगों का बड़ा सम्मान करता है। तुम्हारे में सारे लोग मस्जिद जाते हैं, तुम भी जाते हो, तुम्हारा सम्मान होगा। अगर तुम नहीं जाते हो, तुमको पकड़ लिया जाएगा। अरे भैया, तुम लोग जन्नत जा रहे हो ना, जाओ। अभी 10-10 हजार रुपए पूरे मोहल्ले से मांग लूं तो कोई नहीं देगा कोचिंग की फीस, लेकिन मस्जिद सभी पकड़ के ले जा रहे हो। पूरा मोहल्ला मंदिर जा रहा है, एक आदमी नहीं जा रहा है, नास्तिक है, नास्तिक है। अरे नास्तिक है तो होने दो, तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? किसी बात को समझना। गुरु नानक बगदाद पहुंचे एक बार। गुरु नानक भारत की संत परंपरा के सिरमौर, गाता हुआ फकीर, गाता हुआ कोई भी सवाल करे गाने लगते थे, मर्दाना बजाने लगते थे, बाला और मर्दाना दो बजाने लगते थे, नानक जी गाने लगते थे। गाता हुआ फकीर, बड़ा सम्मान है उनका, इस्लाम के इतिहास में बड़ा सम्मान है, हिंदुइज्म के इतिहास में बड़ा सम्मान है। और मैं तो गोल्डन टेंपल जाता ही रहता हूं। तो दस्तगीर करके एक बड़ा पीर था बगदाद में उस वक्त। तो जब नानक वहां की सड़कों पे गाते बजाते घूमते थे, भजन गाते थे,
तो चूंकि अब वो इस्लाम के नियम के विरुद्ध है तो लोगों ने बड़े पत्थर उत्थर मारे। तो दस्तगीर को लगा कि नहीं नहीं यार, ये फकीर कुछ अलग टाइप का लग रहा है। किसी को भी पत्थर मारोगे, गाली दोगे तो पलट कर गाली देगा। उन्हें कोई पत्थर मार देता था, वो बेचारे मुस्कुरा के पलट के देख के मुस्कुरा देते थे, फिर गाते हुए आगे बढ़ जाते थे। तो दस्तगीर ने, बड़ा नामी पीर था बगदाद का, उसने बुलाया नानक जी को अपने खानकाह में, अपनी आश्रम में बुलाया। कहा महाराज आप बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी करते हो, ये गाते बजाते क्यों हो? कुफ्र है ये। अरे बोले वो तुम्हारा दुनियावी संगीत जो तुम यहां गाते हो, भीगे ओठ तेरे प्यासा दिल मेरा कभी मेरे साथ एक रात गुजार, वो कुफ्र है। मेरा तो तरीका ही यही है अल्लाह से बात करने का। मैं तो अपने प्रेमी से ऐसा ही बात करता हूं। दस्तगीर ने कहा अच्छा यार तुम आदमी तो बड़े जबरदस्त लगते हो, मेरे 3 सवाल का जवाब दे दो। अल्लाह से पहले कौन था? अल्लाह रहता कहां है? अल्लाह करता क्या है? अरे उन्होंने कहा बड़ा सरल से सवाल है यार, मैं तुमको जवाब दे दूंगा। लेकिन अगर तुम मेरा ज्ञान जांचने के लिए पूछ रहे हो, उस दस्तगीर ने कहा कि अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा। बोले जान बचा, ये सब लालच मत दो मुझे, तुम्हें ज्ञान लेना है, समझना है तो मैं बताऊंगा। मुझे जान मान की लालच मत दो कि जान बचा लोगे और मुझे यहां से निकाल दोगे, वो सब तो छोड़ो, वो तुम्हारे बस में ही नहीं है, वो तो खत्म करो। तुम्हें कुछ समझना है तो मुझे बताओ। उसने कहा सरकार मुझे समझना है। तो उसने एक मोती की माला पहन रखी थी दस्तगीर ने, तो गुरु नानक ने कहा कि इस माला को निकालो तो तुम्हारे पहले सवाल का जवाब दे दूं। उसने माला निकाला, कहा गिनो इसमें कितनी मोतियां हैं। तो उसने गिनने शुरू किया, 1 2 3। अरे गुरु नानक ने कहा गलत गिन रहे हो। गलत गिन रहे हो? कहा गलत गिन रहे हो, फिर से गिनो। फिर उसने शुरू किया 1 2 3। गुरु नानक ने कहा यार फिर गलत गिन रहे हो। उसने कहा बाबा सही तो गिन रहा हूं, 1 2 3। अरे बोले नहीं गलत गिन रहे हो यार, फिर से। तो उसने कहा बाबा जहां मैं गलती करूं वहीं रोक देना इस बार मुझे। कहा ठीक है। तो जैसे उसने कहा 1, गुरु नानक ने रोक दिया, बोला यहीं गलत हो तुम। बाबा बाबा सारी गिनती तो 1 से ही शुरू होती है। बोले हां, 1 से पहले क्या है? उसको भी तो बोलो। 1 से पहले भी तो कुछ होगा। बोले अल्लाह अवर्णीय है, जैसे 1 से पहले बोला ही नहीं जा सकता। सिर्फ एक दर्शन ने कोशिश की 1 से पहले बोलने की, शंकराचार्य ने, अद्वैत। दूसरा है ही नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा 1, क्योंकि तुम 1 कहोगे दूसरा खुद ब खुद पता चलेगा कि 1 मतलब दूसरे की संभावना है, अद्वैत। बोले अच्छा, बोले रहता कहां है? कहा दूध मंगाओ तो बताएं। मंगाया उसने बाउल भरकर दूध। कहा इस दूध भगवान इस बाउल में क्या है? बोले दूध है। बोले दूध के सिवा क्या है? बोला दूध है यार। बोले दूध के सिवा और भी कुछ है? बोले अभी तो सिर्फ दूध है। बोले इस दूध में घी भी है, मक्खन भी है, दही भी है। लेकिन उस घी, मक्खन और दही को बनाने के लिए दूध को इस विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ऐसे ही मानव को अल्लाह को जानने के लिए एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। दूसरे सवाल का जवाब हो गया, अल्लाह रहता कहां है? यही हमारे बीच में है, हम में है, तुम में है, सब में है, इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में है। लेकिन उस विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। बोले महाराज करता क्या है? तीसरा सवाल,
दस्तगीर था, अपने आश्रम के सिंहासन पर बैठा हुआ था। गुरु नानक देव जी ने कहा पहले नीचे उतर के जमीन पर बैठो और हमको वहां बैठाओ, तब तीसरे सवाल का जवाब दूंगा। दस्तगीर ने कहा ठीक है, आप बैठो सिंहासन पर। दस्तगीर नीचे उतर आया, अपना जमीन पे बैठ गया, गुरु नानक देव जी को अपने सिंहासन पे बिठा दिया। तो गुरु नानक देव जी ने कहा दस्तगीर, तुझे तीसरे प्रश्न का जवाब मिला? उसने कहा नहीं गुरुजी। अरे बोले देख आंख खोल के, वो जमीन पर बैठे हुए को सिंहासन पर बिठा देता है, देख मुझे, और सिंहासन पर बैठे हुए को जमीन पर बिठा देता है। समझ। ये एक तो टीपू के आर्थिक सुधारों ने अंग्रेजों को चौकन्ना किया, और प्रशासनिक सुधार, पाश्चात्य परंपरा को वर्ण करने वाला शासक। तीसरा मिलिट्री रिफॉर्म्स, सैन्य सुधार। मिलिट्री रिफॉर्म्स, मिलिट्री रिफॉर्म्स, मिलिट्री रिफॉर्म्स, मिलिट्री। पिता ने तो खाना लगा ही दिया था दिंदुगुल में, फ्रांसीसी तर्ज पर सेना थी ही, इसने एक नया कांड कर डाला। 1796 में 1796 में नेवल बोर्ड का गठन। तोपखाना पहले से है, फ्रांसीसी तर्ज पर सेना है, नेवल बोर्ड, नेवी। अंग्रेजों ने कहा नेवी किसके लिए? बोले वो सी पायरेट्स हैं उनके लिए। बोले हमें बताओ कहां है सी पायरेट? बोले नहीं वो है, हम जानते हैं उनको, है। तब तो अंग्रेजों को लगा कि ना ना भैया, ये तो कुछ और ही ब्रांड है। और चौथा उसका व्यक्तित्व, पर्सनालिटी ऑफ टीपू। आज हिंदुस्तान में हर व्यक्ति, आज हिंदुस्तान का 90% व्यक्ति पद के पीछे भाग रहा है, जबकि पद से बड़ा है व्यक्तित्व। गांधी के पास कौन सा पद है? बाबा रामदेव के पास कौन सा पद है? पद से बड़ा है व्यक्तित्व। इसलिए बहुत सारे लोग आज पदों पे पहुंच गए हैं, और अगर हटा दिए जाएं तो भीख मांगने पे भी ना मिले। श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी को प्लांट किया इसने। ट्री ऑफ लिबर्टी आज लोग नहीं जानते होंगे हिंदुस्तान में। जैकोबिन क्लब का मेंबर, नेपोलियन भी जैकोबिन क्लब का मेंबर था, जैकोबिन क्लब का सदस्य। ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया इसने श्रीरंगपट्टनम में। जैकोबिन क्लब, फ्रांस के जैकोबिन क्लब राजनीतिक दल, उसका मेंबर। नेपोलियन भी जैकोबिन क्लब का मेंबर। धार्मिक सहिष्णुता, रिलीजियस टॉलरेंस।
आज एक वक्तव्य देने जा रहा हूं, गौर से सुनना। जो लोग भी धर्मांधता को फॉलो करेंगे उनका विनाश होगा। जो लोग भी धर्मांध, कट्टरता तो तब भी ठीक है, धर्मांधता, इसके महल में शारदा देवी का टेंपल था, मराठा रेड में टूट गया था, इसने उसका पुनरुद्धार कराया। ये शारदा टेंपल इसके महल में, इसने उसका पुनरुद्धार कराया। व्यक्तित्व, इसने मैसूर को इकोनॉमिक पावर बनाया, आर्थिक शक्ति, इसने मैसूर को पॉलिटिकल पावर बनाया, इसने मैसूर को मिलिट्री पावर बनाया और स्वयं एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व, स्वयं कंपनी को यह बात लग गई कि अरे भगवान, अगर इसको नहीं संभाला तो ये तो बाप तो बेटा तो बाप से ज्यादा खतरनाक है। बेटा तो बाप से ज्यादा खतरनाक है। एक बहुत बड़ी कमजोरी इस आदमी की, देखिएगा आपके अंदर ना हो इंपेशेंस और एंगर। मन की कुछ बीमारियां हैं। मैं नौजवान क्रांति फिर से शुरू करने जा रहा हूं। मन की कुछ बीमारियां हैं जो आमतौर पर व्यक्ति को पकड़ में नहीं आती। तभी तो कबीर ने कहा, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजूं अपना मुझसे बुरा ना कोई। दुनिया में सबसे बड़ी घटना है खुद की कमी दिखाई पड़ना। दुनिया में सबसे बड़ी घटना है खुद की कमी। अंग्रेजों को लगा नहीं भैया इसको संभालो, भैया इसको संभालो, नहीं तो ये ले डूबेगा सब। टीपू का पड़ोसी राज्य था ट्रावनकोर, जिसे आप केरला कहते हैं। और ट्रावनकोर ने कोचीन का कुछ इलाका था, जायकोटे और क्रागनोर, ये दो कोचीन के इलाके थे। ट्रावनकोर ने ये दोनों इलाके डच को बेच दिए। जैकोटाई और क्रैगनोर ये कोचीन का इलाका था, कोचीन का। ट्रावनकोर ने ये दोनों इलाका डच को बेच दिया। और टीपू कोचीन को अपना अधीनस्थ मानता था। सबऑर्डिनेट स्टेट।
टीपू कोचिंग को अपना सबॉर्डिनेट स्टेट मानता था, तो टीपू ने कहा मुझसे पूछे बिना तुम कौन हो तो डच को बोलने वाले, डच को बेचने वाले। और टीपू ने ट्रावनकोर पर हमला कर दिया। और जब टीपू ने ट्रावनकोर पर हमला कर दिया तो टीपू के लिए सबसे बड़ी सरप्राइज थी कि ट्रावनकोर के साथ कॉर्नवालिस खड़ा था, अंग्रेज खड़े थे, मराठा खड़े थे, निजाम खड़ा था। ट्रावनकोर, इंग्लिश, मराठा, निजाम, चार पावर एक तरफ। एंड दिस लेड टू थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। एक तरफ टीपू सुल्तान, दूसरी तरफ ट्रावनकोर, इंग्लिश, मराठा, निजाम। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से 92। रिजल्ट क्लियर था, टीपू को हराया, टीपू को हराया और उसे अपंग कर दिया। उसकी आधी टेरिटरी ले ली, जो कुछ पैसा उसने कमाया था सब ले लिया, वॉर इंडेमनिटी के रूप में अपंग कर दिया। टीपू को अपंग कर दिया। सत्रह सौ 92 में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। और इसी पृष्ठभूमि में भारत में एक नया गवर्नर जनरल आया, वेलेस्ली। 1798 to 1805। क्लाइव हम पढ़ चुके हैं, वॉरेन हेस्टिंग हम पढ़ चुके हैं, कॉर्नवालिस हम पढ़ चुके हैं, वेलेस्ली। आज आप बीएल ग्रोवर से फिर से टीपू सुल्तान को पढ़िए, इन सारे तथ्यों को मजबूत करिए और प्रभु का आशीर्वाद रहा तो अगला, मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूं, तो अगला अश्वमेघ का कार्यक्रम 7 या 8 को होगा। तब मैं वेलेस्ली को खत्म करूंगा और लॉर्ड हेस्टिंग को। पढ़िए मन लगाकर, खूब खूब जमकर पढ़िए, पूरा आधुनिक इतिहास आपको पढ़ा दूंगा ऐसे ही। ठंडक आ गई है, अगर मौका लगे और मजा आए, पिताजी से पैसा मांग के नहीं, जो तुमको मिलता है उसमें बचाकर किसी को एक शॉल दे देना, किसी को एक कंबल दे, जो तुम्हारी क्षमता है, जो तुम्हारी क्षमता है। अगर मजा आया कि हाँ यार टीपू सुल्तान समझ में आ गया और एकदम ठंडक आ गई है, कोरोना का काल था, लोगों के पास पैसा रहा नहीं होगा, न्यू ईयर की पार्टी के लिए पैसा कलेक्ट कर रहे होगे, तुम्हारी वजह से अगर ठंडक में किसी की जान बच जाएगी तो उससे बड़ी पार्टी क्या हो सकती है। मैं दिवाली में पटाखा जला, मैं दिवाली में इसीलिए आपसे नहीं कुछ बोला, मैं ये तो एक स्वतः भावना है खुद की कि जो देश इतना संकट से गुजर रहा है, आर्थिक संकटों से गुजर रहा है, लोग गुजर रहे हैं,
खासकर जितने लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, बड़े बड़े सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको नहीं समझाना पड़ता, पढ़ना चाहिए कि न्यू ईयर में पूरी दुनिया अभी पटाखा दगाएगी, हमको मना करती है। सर भारत भारत है ना सर, भारत जगत गुरु है, मेरा भारत महान। जय हिंद।